मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मेरा लेक्चर नंबर 32 है, जिसमें हम लोग मल्टीप्लायर यूज करेंगे और ये मेरा पैटर्न नंबर 3 है। पैटर्न 3 क्यों है मैं इसको आपको बाद में बताऊंगी। ये रहा मेरा क्वेश्चन, इसको मुझे सॉल्व करना है। मैंने देखा एग्जाम में आया तो लैग्रांज का लीनियर पीडीई करके नहीं आएगा, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप स्मॉल p का कोफिशिएंट देखिए, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वैसे स्मॉल q का भी जो कोफिशिएंट है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और जो 2zx है उसको राइट साइड में ले जाइए, क्योंकि हमको पता है लैग्रांज के लीनियर में स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले इसको आप राइट साइड में ले जाइए और उसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आप बोलिए कि इक्वेशन 1 जो है वो लैग्रांज का लीनियर पीडीई है, क्योंकि वो स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R के फॉर्म में है, जहां पर कैपिटल P एक्स वाई जेड का फंक्शन है, कैपिटल Q भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और कैपिटल R भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो आप कंपेयर करेंगे 1 को किससे, तो स्मॉल p इंटू कैपिटल P जो लैग्रांज का स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R, इसको 2 डालिए। तो स्मॉल p का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है कैपिटल P, स्मॉल q का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है कैपिटल Q। सिंस आप प्लस से कंपेयर कर रहे हो तो कैपिटल Q की वैल्यू माइनस ऑफ 2xy आएगी और इक्वल्स टू के उस साइड जो होता है वो होता है आपका कैपिटल R। इसके बाद आप लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखते हैं। क्या होता है लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन, dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R। dx अपॉन P की जगह P की वैल्यू रखिए, क्या है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन Q की वैल्यू माइनस 2xy और dz अपॉन कैपिटल R माइनस 2zx। इसके बाद आपको पता है कि कोई दो फ्रैक्शन को लेकर दो फ्रैक्शन को लेकर आप 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आप ये देखिए, फर्स्ट सेकंड फ्रैक्शन को लूंगी तो सॉल्व करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि dx के नीचे xyz सब है और यहाँ dy के नीचे xy है। dx के नीचे सिर्फ x होना चाहिए, dy के नीचे सिर्फ y होना चाहिए, y का फंक्शन। तब हमको उसको इंटीग्रेट करके बनेगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो फर्स्ट सेकंड को लोगे कोई आंसर नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लोगे तो भी कोई आंसर नहीं आएगा। सेकंड थर्ड में देखिए x कैंसिल हो जा रहा है, ऊपर dy नीचे y, ऊपर dz नीचे z, मतलब सेकंड थर्ड फ्रैक्शन को लेंगे जब हम तो हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका मतलब एक सॉल्यूशन इजीली निकल जा रहा है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लायर, इसलिए मैंने इसमें पैटर्न नंबर 3 डाला है। पैटर्न 3 में हमारा एक सॉल्यूशन इजीली निकल जा रहा है, दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमको मल्टीप्लायर यूज करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसका पैटर्न 3 डलवाया। तो अब आप लास्ट के 2 फ्रैक्शन को लीजिए, तो यहां लिखेंगे टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन, लास्ट 2 फ्रैक्शन। क्या है आपका लास्ट 2 फ्रैक्शन, तो dy अपॉन माइनस 2xy इज इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस 2z, माइनस 2 x के साथ, तो बचा क्या, dy के नीचे y और इज इक्वल्स टू dz अपॉन z। आपको पता है ये क्या है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 ऑर्डर 1 डिग्री का। 1 ऑर्डर 1 डिग्री के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 6 मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि dy के नीचे वेरिएबल y है और dz के नीचे वेरिएबल z है। तो अब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, dy अपॉन y क्या होगा, log y का इंटीग्रेशन और dz बाई z का इंटीग्रेशन log z, प्लस आप जो कांस्टेंट लेंगे वो भी लॉग के फॉर्म में लीजिए ताकि वो इजी हो जाए। अब log y इसको सिंप्लीफाई करिए इज इक्वल्स टू, इसमें log mn का फॉर्मूला लगेगा, log m प्लस log n के इक्वल होता है, तो log c1z, log हट जाएगा, आपका आएगा y इज इक्वल्स टू c1z।
मुझे C1 निकालना है, तो C1 इज इक्वल्स टू y अपॉन z। ये पहला सॉल्यूशन इसमें बॉक्स बना दीजिए। तो हमको एक सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो ये फ्रैक्शन को फिर से देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन को लोगे नो सॉल्यूशन, फर्स्ट थर्ड फ्रैक्शन को लोगे नो सॉल्यूशन, सिर्फ सेकेंड थर्ड से एक सॉल्यूशन आ गया। तो कभी भी ऐसा केस होता है कि आपका सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल पा रहा है, दूसरा सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है, उस केस में हम लोग यहाँ पर एक चौथा फ्रैक्शन लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे चौथा फ्रैक्शन। और वो चौथा फ्रैक्शन कैसे आएगा, तो बाय यूजिंग मल्टीप्लायर। तो चौथा फ्रैक्शन हमको इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे। और मोस्ट ऑफ द केस में वो जो चौथा फ्रैक्शन यूज करते हैं उसके डिनोमिनेटर में हम कोशिश करते हैं कि क्या लाएं, जीरो लाएं, जीरो। जब वो जीरो आता है तो वो इजीली क्या हो जाता है, हमारा सॉल्व हो जाता है। तो अब मुझे चौथा फ्रैक्शन यूज करना है, क्योंकि मैंने देख लिया कि जिस फॉर्म में दिया हुआ है उस फॉर्म में इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं वापस से तीनों फ्रैक्शन को उतारूंगी और आपको मैं मल्टीप्लायर निकालना सिखा रही हूं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि YouTube में ये किसी भी लेक्चर में आपको बताया नहीं गया है कि मल्टीप्लायर यूज करने का ट्रिक क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिए, dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको वापस से उतारेंगे, dy अपॉन माइनस 2xy और dz अपॉन माइनस 2zx इज इक्वल्स टू। सबसे पहले जो मेरा लेक्चर नंबर 32 था उसको आप लोग देखेंगे। ये मेरा लेक्चर नंबर 33 है, सॉरी दिस इज 32 देखेंगे। 32 में मैंने मल्टीप्लायर बताया है आपको, वैसे ही अब इसमें करेंगे। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऐड करिए। ये रहा डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर माइनस 2xy और इसका माइनस 2zx, इसको ऐड करिए। अब ऐड करके देखिए क्या ये जीरो हो सकते हैं क्या। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। क्या हम डिनोमिनेटर का सम करके उसको जीरो बना सकते, पहले देखिए। तो 5 टर्म्स है, ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे। क्यों, जीरो लाने के लिए पूरे टर्म्स कैंसिल होने चाहिए। अगर 6 टर्म होते 6 तो हो जाते कैंसिल, 4 टर्म्स 2 टर्म्स और 6 टर्म्स 8 टर्म्स। जब टर्म्स इवन होते तो वो कैंसिल होंगे। क्यों, क्योंकि अगर पहला टर्म थर्ड के साथ कैंसिल हो रहा है, सेकेंड फोर्थ के साथ, तो फिफ्थ बचा रह जाएगा। इसका मतलब है इसको अगर मैं ऐड करूं तो किसी भी स्थिति में ये जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें टोटल 5 टर्म्स है। अगर 6 टर्म्स होते तो मैं कोशिश करती। तो अब आप क्या करेंगे, तो टर्म्स कैंसिल नहीं हो पाएंगे। कैंसिल नहीं हो पाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम या तो थर्ड और फोर्थ लें तो वो सॉल्व हो जाए, सेकेंड या फोर्थ ले तो सॉल्व हो जाए, और फर्स्ट और फोर्थ को ले तो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रही हूं, हमेशा पहला मल्टीप्लायर आप x y z यूज करिए। जब आपको ये चीज समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑड टर्म्स का जो नंबर है वो ऑड है, तो पहला मल्टीप्लायर x y z यूज करके देखिए। अगर हो जा रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा फंक्शन आ जा रहा है जिसको मैं इजीली सॉल्व कर पा रही हूं, तो आप ये मल्टीप्लायर यूज कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो अगला मल्टीप्लायर 1/x 1/y 1/z लीजिए। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो x² y² एक कॉमन मल्टीप्लायर में बता रही हूँ, x² y² z² या इसका रेसिप्रोकल 1/x², 1/y², 1/z²। तो ये 4 आप ध्यान रखे रहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो पा रहा है उस केस में, तो मैं पहला मल्टीप्लायर x y z यूज करके देख रही हूं। आप मल्टीप्लायर कैसे यूज करते हैं इधर देखिए, तो यहां पर आप लिखेंगे यूजिंग मल्टीप्लायर। यूजिंग मल्टीप्लायर, क्या मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं हम लोग, x y z, x y z। ये पूरे फ्रैक्शन को आपको उतारना है। इसके पैरेलल में रहेगा चौथा फ्रैक्शन जो मल्टीप्लायर के हेल्प से आएगा, dz अपॉन माइनस 2zx इज इक्वल्स टू, मैंने x y z लिया है, इसका मतलब न्यूमरेटर में x का इंटू, यहां देखिएगा x बाई x का इंटू
इसमें y बाई वाई का और इसमें z बाई जेड का इनटू करना है और उसको यहां पर चौथे फ्रैक्शन में ऐड करना है। तो न्यूमरेटर में x का इनटू x dx अपॉन डिनोमिनेटर में x का इनटू होगा तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब आएगा। अब अगला प्लस dy में क्या चीज का इनटू हो रहा है y, नीचे भी y का इनटू होगा तो माइनस 2x वाई स्क्वायर, इसमें z का इनटू हो रहा है तो प्लस z dz, इसमें भी z का इनटू होगा तो माइनस 2x z स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2xz स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब सिंगल है। अब ये आप तीनों फ्रैक्शन को आप उतारेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन माइनस 2xy और dz अपॉन माइनस 2zx। अभी देखिए जिस फॉर्म में दिख रहा है उस फॉर्म में इसको सॉल्व करना मुश्किल है, इसमें से कोई वेरिएबल कॉमन निकलेगा तो माइनस कॉमन निकलेगा और x, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ऊपर वाला उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करिए और अभी तो आप सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है, माइनस एक्स कॉमन निकालूंगी तो मेरा पहला आंसर क्या आया है, मैं यहां लिख दे रही हूं c1 इज इक्वल्स टू वाई बाई जेड। अब हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं चौथे फ्रैक्शन से, आपकी बुक में ये लिखा हुआ मिलेगा, ये तीनों फ्रैक्शन को बार बार ना उतार के वो लिख देता है ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखा रहेगा ईच फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या, तो चौथा वाला ईच फ्रैक्शन मतलब शुरू के तीनों फ्रैक्शन और इज इक्वल्स टू क्या है आपका x dx प्लस y dy प्लस z dz। बेटर है आप तीनों फ्रैक्शन को उतारे, मुझे लिखना पड़ेगा करके मैंने ईच फ्रैक्शन लिख दिया है, अपॉन माइनस एक्स कॉमन तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बचेगा। अब ईच फ्रैक्शन है मतलब आपका क्या है ईच फ्रैक्शन मतलब, तो dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस 2xy और इज इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस 2zx, और ये जो आपका है चौथा फ्रैक्शन जो आप लाए हैं ये आपका एज इट इज रहेगा माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए फोर्थ फ्रैक्शन को लेना जरूरी है, कंपल्सरी है फोर्थ फ्रैक्शन लेना, या तो फर्स्ट फोर्थ लीजिए या सेकेंड फोर्थ लीजिए या थर्ड फोर्थ को लीजिए, फोर्थ को लेना जरूरी है। तो मैं देख रही हूं सेकेंड में थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में टर्म, और थर्ड में भी डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो थोड़ा छोटा सा लिखा है और एक्स एक्स कटता दिख रहा है। तो मैं क्या कर रही हूं सेकेंड या थर्ड फोर्थ फ्रैक्शन को ले रही हूं, तो टेकिंग सेकेंड एंड फोर्थ फ्रैक्शन, सेकेंड और फोर्थ फ्रैक्शन को मैं ले रही हूं, सेकेंड क्या है तो dy अपॉन माइनस 2xy इज इक्वल्स टू एक्स dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन माइनस एक्स बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस माइनस से कटा एक्स एक्स से कटा, dy अपॉन वाई छोड़ी मैं 2 को उधर ले गई तो क्या हो गया आपका 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। अब आपको लग रहा होगा इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो यहां देखिए आप लोगों ने पढ़ा है ऊपर x dx और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो नीचे वाले को हम क्या लेते थे t, क्योंकि ऊपर सिर्फ dx है और हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो x, क्योंकि सिर्फ dx है। इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को t लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ dx भी है
dy भी है और dz भी। अगर सिर्फ dx होता है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लेंगे t, और उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x। अगर dx है तो, या dy है तो y के रिस्पेक्ट में, लेकिन यह dx dy dz सब है। तो जब आप एक्स स्क्वायर, उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आप t लेंगे और t के रिस्पेक्ट में उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ना तो x, ना तो y, ना तो z। x के रिस्पेक्ट में कब करते, जब सिंगल होता dx, या जहां पर dy होता सिंगल dy तो y के रिस्पेक्ट में, या फिर सिंगल dz होता तो z के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ dx dy dz सब मिक्स फॉर्म में, तो अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आप इंटीग्रेट करते हो, तो जब आप t लेते हो नीचे वाले डिनोमिनेटर को, तो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेट आप लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। इसको ना तो x, ना तो y, ना तो z, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो एक्स स्क्वायर का पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, जो होगा 2x, लेकिन मैं x के रिस्पेक्ट में नहीं, t के रिस्पेक्ट में कर रही हूं, तो dx बाई dt। प्लस इसी तरीके से y स्क्वायर का होगा t के रिस्पेक्ट में, तो पहले y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y, लेकिन मैं y के रिस्पेक्ट में नहीं, t के रिस्पेक्ट में कर रही हूं, तो इंटू dy बाई dt। अब इसी तरीके से z स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में करना है, तो z स्क्वायर को पहले z के रिस्पेक्ट में 2z, फिर z को t के रिस्पेक्ट में dz बाई dt, और t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz, और मैं dt को उधर ले गई, इज इक्वल्स टू dt। तो न्यूमरेटर dt से रिप्लेस होगा, डिनोमिनेटर किससे रिप्लेस होगा, t से। तो अब इसको वापस से मैं उतारूंगी, dy अपॉन y इज इक्वल्स टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, dy अपॉन y का log y, और इसका आ जाएगा dt। अभी मत करिए, एक साथ इंटीग्रेट करिएगा, dy अपॉन y इज इक्वल्स टू, ये पूरा dt हो गया बाई t। अब करिए इंटीग्रेट, दोनों साइड को एक साथ इंटीग्रेट करिए, तो dy अपॉन y का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log y होगा, और dt बाई t का log t होगा। तो log y इज इक्वल्स टू log ऑफ t। कांस्टेंट जो यूज करेंगे वो भी log के फॉर्म में यूज करिए, तो log ऑफ c2। अब t की वैल्यू रख दीजिए, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन xyz में, तो आपका सॉल्यूशन भी xyz के फॉर्म में आएगा। log ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस log ऑफ c2। अब log को हटाइए, log ऑफ y, इसमें फॉर्मूला लगेगा log mn, तो log c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला लगा log mn। log log हटेगा, y इज इक्वल्स टू c2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, c2 इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये रहा आपका सेकेंड सॉल्यूशन, और वो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है। देन फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे, फाई ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल्स टू 0। क्या आएगा, फाई ऑफ c1 कॉमा c2, यहां लिख रही हूं, फाई ऑफ c1 की वैल्यू कितनी है, y बाई जेड कॉमा c2 की वैल्यू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन था मैंने मिटा दिया, इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स उतार रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो एनआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या था आपका, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू पी था, और माइनस 2xy³ था, और प्लस 2zx था, प्लस 2zx।
और इज इक्वल्स टू 0। तो ये एनआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें जो चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग मल्टीप्लायर से, उसके चौथे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या नहीं आता है, 0 नहीं आता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।